श्वेता और सारिका दोनों ही देवरानी जिठानी थी, लेकिन जहाँ श्वेता बहुत ही चालाक और तेज थी, तो वहीं सारिका बहुत ही सीधी सादी, जो आसानी से अपनी जिठानी की बातों में आ जाया करती। श्वेता अपनी भोली भाली देवरानी सारिका का फायदा अक्सर उठाया करती और उससे घर के सारे काम करवाकर खुद क्रेडिट ले लेती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय रसोई में सारिका सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी श्वेता घर के मंदिर में पूजा करके उसके पास आई और कहती है, अरे सारिका, तुमने तो अकेले ही सारा खाना बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन देखो तो तुम्हारी साड़ी कितनी गंदी हो गई है। माँ जी अगर तुम्हें इतनी गंदी साड़ी में देखेगी ना तो बेकार में गुस्सा करेंगी। हाँ दीदी, मैं भी नहीं चाहती कि माँ जी मुझ पर सुबह सुबह गुस्सा करे। अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है, ये बचा हुआ काम मैं कर लेती हूँ। तुम जाओ और जाकर अपनी साड़ी बदल कर आओ, उसके बाद सब लोग मिलकर एक साथ नाश्ता करेंगे। श्वेता की बात सुनने के बाद सारिका अब साड़ी बदलने के लिए चली जाती है। तभी रसोई में उनकी सास मधु आती है और श्वेता से कहती है, ये क्या है श्वेता बहू, तो अकेले रसोई में लगी हुई है, सारिका बहू कहाँ है? पता नहीं माँ जी, लगता है मैडम अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने 2-3 बार उसके कमरे के बाहर आवाज लगाई, लेकिन मुझे तो पलटकर जवाब तक नहीं दिया है। अरे उसे घर में आए अभी पूरे 3 महीने हो गए, फिर भी उसका ये हाल है। कुछ बोल दूं तो रोने लगती है। छोड़, सुबह सुबह मुझे उसका सोच कर ही अपना मूड खराब नहीं करना। तू ही बाहर सबके लिए नाश्ता लगा दे बेटा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मधु ये बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद श्वेता सभी लोगों के लिए बाहर नाश्ता लगा देती है। सारिका साड़ी बदल कर आ जाती है, लेकिन मधु ने मुंह फुलाया हुआ था। क्या बात हो गई? आज तो मैंने सारा नाश्ता माँ जी की पसंद का बनाया है, फिर माँ जी ने मुंह क्यों बनाया हुआ है? ना ही मधु सारिका को कुछ बताती है, ना ही सारिका मधु से कुछ पूछती है और श्वेता जीत जाती है। लेकिन अब सारिका भी धीरे धीरे अपने परिवार में रहकर चालाक बन गई थी और उसे समझ में आने लगा था कि कैसे उसे अपनी जेठानी को अपनी उंगलियों पर नचाना है। ऐसे ही एक दिन देवरानी जानबूझकर घर का काम ना करना पड़े इसलिए देरी से उठती है, लेकिन जेठानी सोफे पर बैठी हुई उसके उठने का इंतजार कर रही थी। उसके उठते ही जेठानी कहती है, अच्छा हुआ देवरानी जी आप उठ गई, माँ जी बाहर गई हुई है, उन्हें आने में थोड़ी देर लगेगी, इसलिए मैंने घर का काम भी नहीं किया और आपको नींद से जगाया भी नहीं। चलिए अब दोनों जल्दी से घर का काम कर लेते हैं फटाफट। अरे मुझे तो लगा था आपने सारे घर का काम कर दिया होगा, लेकिन सारा काम तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। अरे तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे आने से पहले मैं सारे घर का काम करती थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं आराम करूं। आखिर इतने सालों से मैं ही तो घर का काम कर रही हूँ, अब थोड़ा आराम तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। भाभी, आपको भी तो समझना चाहिए कि मैं इस घर में नई नई आई हूँ, अभी तो मुझे घर के तौर तरीके भी नहीं पता। मुझे इस घर में आए साल नहीं हुआ, पर आप मुझसे सारे काम करवाने की उम्मीद कर रही हैं। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मैंने 15 दिन के अंदर पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी, और ये जो तुम हर काम में आलस करने लगी हो ना, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। दोनों इस तरह लड़ाइयां कर रही थी, तभी वहां पर उनकी सास मधु पड़ोसन के कीर्तन से घर वापस आती है और दोनों को लड़ाई करते हुए देखकर कहती है, हे भगवान, राधे राधे राधे, ये क्या हाल कर रखा है घर का। मुझे लगा था घर में दोनों बहुएं आ जाएगी तो मिलकर घर को संभाल लेंगी, लेकिन लगता है अब मुझे खुद ही अपने घर को संभालना होगा। देखिए ना माँ जी, मैं थोड़ी सी देर ज्यादा सो गई थी तो भाभी ने पूरे घर का काम नहीं किया और सिर्फ मेरा इंतजार कर रही थी। माँ जी आप ही बताइए, मैं इस घर की जेठानी हूँ, इतने सालों से इस घर को मैंने ही तो संभाला है ना, अब ये काम तो छोटी बहू का है। मधु दोनों के बीच बैठकर झगड़े को देखते हुए कहती है, बस अब तुम दोनों आपस में लड़ाई करना बिल्कुल बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो भले ही कोई पहले आया हो कोई बाद में आया हो, लेकिन तुम दोनों ही इस घर की बहू हो, इसलिए तुम दोनों को ही इस घर का काम करना चाहिए। तो बिना किसी लड़ाई के घर का काम आधा आधा बांट लो। दोनों ही बहू इस बात पर राजी हो जाती है, जिसके बाद अब घर की सफाई की बारी आती है। सारिका ने अपना दिमाग चलाया और अपने मन में सोचती है, अब भाभी को बता दूंगी कि मैं किस खेत की मूली हूँ। इनको ऐसी पट्टी पड़ाऊंगी कि अपने आप ही ये मेरी तारीफ करेंगी और पूरे घर का काम भी करते घूमेंगी। इसके बाद सारिका अपनी जेठानी श्वेता से कहती है, भाभी, हम दोनों को साथ में एक साथ काम करना है ना, तो एक काम करते हैं, आप सारे कमरों में झाड़ू और पोछा कर लीजिए और मैं हॉल में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। आप तो जानती है कमरों में तो सामान रखा रहता है, वहां पर झाड़ू पोछा आसानी से हो जाता है, लेकिन हॉल में तो समय लगता है। हाँ ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, कमरे में आधी जगह तो बेड और सोफा ही घेर लेता है, जिस वजह से कमरे में कम जगह पर झाड़ू पोछा करना पड़ता है। ठीक है, एक काम करो, मैं सारे कमरों में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तुम हॉल में झाड़ू पोछा कर दो। श्वेता अब ये बोलकर चली जाती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए कमरों में जाने लगती है और अपने आप से कहती है,
मेरी देवरानी तो बहुत ही सीधी, उसने मुझे खुद ही कमरों में झाड़ू पोछा करने भेज दिया और खुद इतने बड़े हॉल में झाड़ू पोछा करेगी। सारिका सोफे पर बैठी खुश होते हुए कहती है, भाभी में तो बिल्कुल अकल नहीं है, उन्हें इतना भी नहीं पता कि इस घर के अंदर पूरे 4 कमरे हैं, 4 कमरों में झाड़ू पोछा करने में वो कितना थक जाएंगी, और मुझे तो बस हॉल में झाड़ू पोछा करना है। बराबरी का काम बोलकर ज्यादा से ज्यादा काम उन्हीं से करवाऊंगी और उन्हें भनक भी नहीं होगी। यूं ही दिन गुजरते हैं और संडे का दिन आ जाता है। अब दोनों बहू को बहुत सारे कपड़े धोने थे, तभी उनके ससुर उनके पास आकर कहते हैं, बहू अब सर्दी आ गई है और सर्दियों के कपड़ों को भी धोकर धूप लगाकर तैयार करना है, तो एक काम करो, तुम लोग मिलकर गर्मियों के कपड़ों के साथ साथ सर्दियों के कपड़े भी धोकर तैयार कर दो, ताकि हम उन कपड़ों का इस्तेमाल कर सके। दोनों बहू इस बात को तैयार हो जाती है। अब दोनों ही वॉशिंग मशीन के पास में जाती है। सारिका श्वेता से कहती है, दीदी एक काम कीजिए, ये 4 जैकेट है, आप सिर्फ ये 4 जैकेट धो दीजिए, मैं ही बचे हुए सारे कपड़े धो देती हूँ। और आप बस ना ये 4 शॉल धो दीजिए, मैं 8-10 जितनी भी साड़ियां हैं ना ये सब धो देती हूँ। आप मुझसे बड़ी है ना, इसलिए आप जितना काम करेंगी मैं उससे दुगना काम करूंगी। आखिर आपको भी तो थोड़ा आराम देना चाहिए मुझे, आप मेरी जेठानी जो हो। श्वेता ने ये सुनकर अपने आप से कहा, मैं तो बेकार में इसको कितनी बुरी समझती थी, लेकिन ये तो कितनी बेवकूफ है, दुगने कपड़े धोने को तैयार है। कोई बात नहीं, मुझे 2-4 जैकेट और शॉल ही तो धोना है, धो देती हूँ। ठीक है सारिका, तुम सारे कपड़े धो दो, मैं ये 4 जैकेट धो देती हूँ। श्वेता ये बोलकर अपने हिस्से के कपड़े उठाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सारिका हंसते हुए कहती है, जेठानी जी कितनी बेवकूफ है आप, इतना भी नहीं पता इन्हें कि जो कपड़े मेरे हिस्से में आए हैं वो तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, और जो कपड़े इनके हिस्से में आए हैं वो हाथ से धोने पड़ेंगे, और इन्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। खैर कोई बात नहीं। अब सारिका जहां वॉशिंग मशीन लगाकर अपने हिस्से में आए हुए सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है और फोन में रील देखने लगती है, तो वहीं श्वेता की हालत वो बड़े बड़े कपड़े धोकर खराब होने लगती है। और असली मजा तो उसे तब आता है जब उसे उन कपड़ों को धूप लगाने के लिए छत पर उठाकर लेकर जाना था। वो छत पर गई और खुद से कहने लगी, हाय राम, मेरी तो कमर टूट गई, पानी में भीगकर तो ये कपड़े और भी ज्यादा भारी हो गए, पर कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी देवरानी से कम ही धोए हैं कपड़े। जब पहली बार अपनी देवरानी के बने हुए खाने का क्रेडिट खुद ले लिया था, तब से श्वेता को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत समझदार है, जबकि वो नहीं जानती थी कि उसकी देवरानी सवा शेर आई है। ऐसे ही एक दिन जब श्वेता सारे कमरों में झाड़ू पोछा कर रही थी और सारिका बस हॉल में झाड़ू पोछा करके आराम से बैठ गई थी, तभी वहां पर उसकी ननद पारुल आई और कहने लगी, भाभी आपका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? वहां पर सारिका भाभी तो अपना सारा काम खत्म करके मोबाइल पर बात कर रही है। हम दोनों ने ही तो बराबर का काम बांटा था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका काम इतनी जल्दी हो गया और मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? क्योंकि भाभी आपकी देवरानी ने आपको बेवकूफ बनाया है। पूरे घर में 4 कमरे हैं, जिसमें झाड़ू पोछा करने में ज्यादा समय लगता है, और हॉल के अंदर एक ही बार में झाड़ू लग जाती है। रहने दो, ननद का काम होता है अपनी भाभी को भड़काने का। तुम भी वही कर रही हो ना, हमारे देवरानी जेठानी के बीच में आग लगा रही हो ना। लो कर लो बात, मैंने तो आपके भले के लिए आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप तो कुछ समझने को राजी नहीं है। कोई बात नहीं। पारुल ये बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद खाना बनाने की बारी आती है। दोनों ही देवरानी जेठानी खाना बनाने के बारे में बात कर रही थी और सारिका खुद से कहती है, अगर मेरी जेठानी को फिर से शक हो गया कि मैं सारा आसान खाना खुद बनाने के बारे में सोचती हूँ या आसान काम खुद करती हूँ, तो फिर बेकार में मेरी चाल मुझ पर उल्टी पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, इस बार खुद ही उल्टी चाल चलकर देखती हूँ। जेठानी जी आप एक काम करिए, आप दाल चावल बना लीजिए, रोटी और सब्जी मैं बना दूंगी। ये सुनते ही श्वेता तपाक से बोली, नहीं नहीं, तुम क्यों बनाओगी रोटी सब्जी? रोटी सब्जी मैं बनाऊंगी, तुम दाल चावल बनाओ। वैसे भी रोटी सब्जी बनाने में मेहनत ही क्या लगती है। ठीक है भाभी, जैसा आप चाहें, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मुझसे बड़ी है, जो आप कहेंगी वही सही होगा। श्वेता ने यह सुनने के बाद फिर मन में सोचा, सच में मेरी देवरानी कितनी अच्छी है, मेरा कितने अच्छे से ध्यान रखती है। कोई बात नहीं, मैं रोटी सब्जी बना देती हूँ। वैसे भी असली मेहनत तो दाल चावल बनाने में लगती है। दाल में तड़का लगाना होता है, उसे धोना होता है, कितनी मेहनत का काम है। इसके बाद अब सारिका जल्दी से कुकर में दाल चढ़ाती है और एक कुकर में चावल चढ़ा देती है और 3-3 सीटी में दोनों चीज बनाकर तैयार कर देती है।
वहीं श्वेता आटा तैयार करती है, सब्जी काटती है, सब्जी भूनकर तैयार करती है। जब वो ये सब कुछ कर रही थी तभी उसकी ननद रसोई में आती है। देखो भाभी, अब भी समझ जाओ, आपकी देवरानी ने आपको फिर से पागल बना दिया। अरे मुझे कैसे पागल बना दिया, बल्कि वो ज्यादा काम करके गई है। उसने दाल चावल बनाए और मैं तो बस रोटी सब्जी बना रही हूँ। रोटी सब्जी बनाने में ज्यादा मेहनत थोड़ी ना लगती है। मुझे लगा था भाभी, आपको इस घर में शादी करके आए 5 साल हो गए तो आप ज्यादा समझदार होंगी। अरे भाभी, रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करना पड़ता है, आटा गूंथना पड़ता है, उसके बाद रोटियां सेकनी पड़ती है, सब्जी छोंकनी पड़ती है, और दाल चावल का क्या है, कुकर में डालो और बनकर तैयार। पारुल ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद श्वेता को उसकी बात ठीक लगती है। अब श्वेता ने सोच लिया कि वो अपनी देवरानी को असली सबक सिखाकर रहेगी। ऐसे ही एक दिन जब बर्तन धोने की बारी आती है तो घर में बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े हुए थे। उसकी देवरानी ने कहा, भाभी एक काम करिए, ये सारे बर्तन मैं धो देती हूँ, आप बस ये कढ़ाई मांज दीजिए। आखिर आप मुझसे बड़ी हैं तो आपको ज्यादा काम करने की क्या जरूरत है, आप ना बस ये कढ़ाई धो दीजिए। नहीं नहीं सारिका, कढ़ाई तुम मांजोगी, बाकी के बर्तन मैं धो दूंगी। वैसे भी कढ़ाई मांजने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, और तुम मेरी देवरानी हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तुम ये कढ़ाई साफ कर दो, बाकी के बर्तन मैं साफ कर दूंगी। ठीक है दीदी। मेरी देवरानी मुझे पागल बनाने चली थी। ये सारे बर्तन ज्यादा गंदे नहीं है, इन्हें धोने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, लेकिन कढ़ाई धोने में ज्यादा मेहनत लगेगी। और वही तो चाहती थी कि मैं इस कढ़ाई को साफ करूं। ना जी, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद अब श्वेता बहुत सारे बर्तन धोती है, तो वहीं सारिका भी उस तेल वाली कढ़ाई को धोकर परेशान हो जाती है। लेकिन इस वाले मुकाबले में देवरानी जेठानी दोनों ही बहुत बुरी तरह से थक जाती है, क्योंकि जितनी मेहनत श्वेता को वो सारे बर्तन धोने में लगती है, उतनी ही मेहनत सारिका को उस कढ़ाई को घिसने में लगती है। थोड़ी देर में दोनों थक गई और अपने अपने कमरे में जाकर सो गई। उसके बाद सारिका खुद से कहती है, सारिका, कोई और तरीका निकालना होगा अपनी जेठानी से सारे काम करवाने का, क्योंकि यहाँ तो बर्तनों के मामलों में वो जीत गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि मेरी बेवकूफ जेठानी को ज्यादा काम करना पड़े और ये बात उसे पता भी ना चले। अगले दिन खाना बनाने की बारी जब सारिका की आती है तो सारिका श्वेता से कहती है, श्वेता भाभी एक काम करो, आप ही बता दो आज खाना किसको बनाना है। एक काम करो, आज दाल चावल मैं बनाती हूँ और तुम रोटी सब्जी बना दो। ठीक है भाभी, जैसा आप बोलो। अब सारिका ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसके बाद बड़े बड़े बर्तनों को निकालकर उसमें सब्जी बनाने लगी। और उसने खाना बनाने के लिए नॉनस्टिक के बर्तन का इस्तेमाल किया था और सब्जी के नाम पर सिर्फ टमाटर की सब्जी बनाकर तैयार कर दी। थोड़ी देर में श्वेता ने भी दाल चावल बनाकर तैयार कर दिया और खुद से कहा, इसका मतलब मेरी बेचारी ननद पारुल सही कह रही थी कि दाल चावल बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, और ये सारिका की बच्ची तेज बन रही थी। कोई बात नहीं। थोड़ी देर में सारे घर वाले खाना खा लेते हैं और अब बर्तनों को साफ करने की बारी आती है। तभी श्वेता कहती है, ऐसा करो सारिका, तुम फिर से ये बड़ी वाली कढ़ाई मांज दो और बाकी के सारे बर्तन मैं साफ कर देती हूँ। लेकिन सारिका ने तो पहले ही दिमाग लगाया हुआ था और नॉन स्टिक कढ़ाई में सब्जी बनाई थी ताकि उसे घिसने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सारिका कहती है, ठीक है भाभी, पहले आप सारे बर्तन मांज दो और ये कढ़ाई छोड़ देना, मैं थोड़ी देर में मांज दूंगी। सारिका ये बोलकर रसोई से बाहर चली गई और श्वेता सारे बर्तनों को घिस घिस कर साफ करने लगी। सारिका ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसने श्वेता के आगे कढ़ाई को साफ किया तो श्वेता उसकी चालाकी को समझ जाएगी। थोड़ी देर बाद श्वेता जब सारे बर्तन मांज कर चली गई, तभी सारिका रसोई में आई और उसने एक ही बार में नॉनस्टिक कढ़ाई को साफ कर दिया और खुश होते हुए कहा, जेठानी जी जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो मुझसे जीत नहीं सकती, कोई बात नहीं। वहीं अगले दिन अब श्वेता और सारिका को घर का झाड़ू पोछा करना था। अब श्वेता अपने आप से कहती है, आज बताऊंगी अपनी देवरानी सारिका को, आज सारे कमरों की सफाई वो करेगी और हॉल की सफाई मैं करूंगी। सारिका ये बात पहले से जानती थी कि श्वेता यही सोचकर बैठी होगी, इसलिए वो पहले ही अपनी सास मधु के पास चली गई और उनसे कहने लगी, माँ जी देखिए ना, आज दीदी हॉल साफ करने वाली है, उनको जरा बोलिएगा ना, सीढ़ियाँ कितनी गंदी हो गई है और गली में भी कितना कूड़ा पड़ा है। अब वो हॉल की सफाई करेंगी तो फिर उन सारी चीजों की भी सफाई कर देना। कितनी अच्छी है तो सारिका, कितना सोचती है इस घर के बारे में। ठीक है बेटा, तो फिक्र मत कर, मैं उसे बोल दूंगी। माँ जी बुरा मत मानना, पर आप मेरा नाम मत लेना, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि ये मैंने बोला है तो वो फिर बेकार में मुझसे लड़ाई करेंगी ना। ठीक है छोटी बहू, तो फिक्र मत कर, मैं श्वेता को ये बात बोल दूंगी। थोड़ी देर बाद श्वेता ने जैसा सोचा था सारिका वैसा ही उससे कहती है,
सारिका एक काम करो, तुम सारे कमरों की सफाई कर दो और हॉल मैं साफ कर देती हूँ। ठीक है, मैं जाकर कमरों की सफाई कर रही हूँ, आप हॉल साफ कर दो। अब सारिका तो अपनी साड़ी का पल्लू लहराती हुई कमरों को साफ करने के लिए चली जाती है और श्वेता हॉल साफ करने लगती है। उसे लगा था उसका काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी वहां पर मधु आकर कहती है, श्वेता बहू, अब जब तुम साफ कर रही हो ना, तो ये सारी सीढ़ियां भी साफ कर देना। ऐसा लग रहा है कितने दिनों से ये सीढ़ियां साफ ही नहीं हुई। और जरा गली में भी झाड़ू मार दो। कल रात बहुत आंधी तूफान आया था, पूरी गली में इधर उधर कूड़ा फैला हुआ है। श्वेता ये बात सुनकर घबरा जाती है कि उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा और उसके बाद वो अपनी सास की बात को टाल भी नहीं सकती थी, इसलिए पूरी गली और सीढ़ियों की सफाई करती है। थोड़ी देर में वो थक कर बैठ जाती है और सारिका उसके पास आकर कहती है, दीदी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हॉल की सफाई मैं कर देती हूँ, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। आखिर आप मेरी जेठानी है, मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगी? इसलिए मैं ना वैसे भी आपको कम काम बता रही थी। श्वेता बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शायद तुम ठीक कह रही हो सारिका, तुम तो मेरी इज्जत करती हो, इसलिए मुझे कम काम करवा रही थी, लेकिन मैं ही तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, अब से हम जैसे पहले काम बांट रहे थे ना, वैसे ही कर लिया करेंगे। अब दोनों बहुएं मिलकर फिर से पहले की तरह काम करने लगती है। श्वेता ने कोशिश की थी कि वो तेज बन जाए, लेकिन वो तेज बन नहीं पाई और सारिका उससे हमेशा अपना काम निकलवा लिया करती थी। और इस तरह जिठानी जितनी भी कोशिश करती, देवरानी हमेशा उससे ज्यादा तेज निकलती और हमेशा उसका फायदा उठाया करती। और ये बात किसी को पता भी नहीं चलती। पारुल ने श्वेता को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बात को समझने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि श्वेता ने जितनी भी कोशिश की, वो सारिका से ज्यादा तेज बन ही नहीं पाई।